हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्यन एम्पायर। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे फर्स्ट पार्ट मौर्यन एम्पायर का पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य से बिंदुसारा तक पढ़ा था। दैट इज फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर टिल द सक्सेशन ऑफ बिंदुसारा। ओके, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है फ्रॉम आफ्टर द सक्सेशन ऑफ बिंदुसारा, मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा एंड ओवर the succession of Ashoka, from Ashoka till its successors or till the decline of its empire. Okay, so start करते हैं हम लोग। मौर्यन एम्पायर में जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था तो हम लोगों ने बिंदुसारा तक देखा था। बिंदुसारा को सक्सीड करते हैं उनके बेटे अशोका, एंड अशोका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन से। ओके, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। वो हैड expanded the Mauryan Empire to a large extent or to a large area. Okay, so Ashoka, he was born in 302 BC and ruled from 273 to 236 BC. Okay, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। शायद हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस की होंगी या पिछली क्लासों में, कि अशोका का बहुत फेमस वॉर था जो उन्होंने लड़ा था, द कलिंगा वॉर। ओके, जो बहुत ब्रूचुअल इनके लिए प्रूव हुआ था, बहुत ज़्यादा ही वो डेंजरस वॉर था, मतलब मैसेकर बहुत ज़्यादा हुआ था उसमें। उसके बाद ही इनके अंदर एक दया भावना जागी। सो अशोका में कह सकते हैं he was the most prominent ruler of the Mauryan Empire and he was first ruler to spread that tried to spread his message थ्रू इंस्क्रिप्शंस, यानी इंस्क्रिप्शंस के जरिए इन्होंने अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया। स्तूपास इन्होंने बिल्ड करवाए अशोका ने, वेरियस मोनेस्ट्रीज भी इन्होंने बिल्ड करी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन जो थे दे वर मोस्टली रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज, ब्राह्मी और प्राकृत लैंग्वेज। As you all know that Prakrit is the language of the common people. Prakrit language was used much before Mahajanpad period also. That is, it is what the Prakrit language was developed in the times of Buddha and Mahavira. So it was the language of the common people. So the message of Ashoka spread through the common people through this language only. Okay. अच्छा, बहुत फेमस वॉर किंग के बारे में सुना होगा सब लोगों ने, कालिंगा वॉर। असल में कालिंगा इससे पहले अब तक कोई कैप्चर नहीं कर पाया था। महाजनपद पीरियड से लेके अब तक किसी ने कैप्चर नहीं किया था, यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कैप्चर नहीं करा था और बिंदुसारा ने भी ऑल ओवर द इंडिया कैप्चर कर लिया था, लेकिन बस एक कालिंगे ही जगह थी। दैट कालिंगा वाज द ओनली प्लेस दैट वाज लेफ्ट। ओके, सो अशोका हैड tried to capture Kalinga and he has put his effort, okay, to capture Kalinga. So why this Kalinga place is so important? जब इतने रूलर्स अगर कैप्चर करना चाह रहे हैं एक ही जगह को, तो कालिंगा को अगर कैप्चर करना चाहे तो कालिंगा जगह की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो ये जान ले कि कालिंगा जगह कहाँ पे है। कालिंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। ओडिशा का जो कोस्टल एरिया उसी का नाम कालिंगा है, एंशिएंट नेम है। ओके, या मोर लेस ओडिशा ही कह सकते हैं हम लोग। ओके,
सो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी कि सारे रूलर्स इस जगह को कैप्चर करना चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहली बात, कालिंगा जो है महानदी और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता है। ओके, सो बहुत फर्टाइल लैंड है फिर इसका मतलब, क्योंकि अगर कोई भी जगह या कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी अगर दो नदियों के बीच में बसी हुई है तो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होगी। एक नदी के बीच भी अगर है वो सिटी सिचुएटेड तो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। जैसे कि अगर एंशंट हम लोग इंडस वैली में देख लें या गैंजेस देख लें तो मेनली आर्यंस कहाँ रहे थे, इन्हीं एरियाज में रहे थे, सप्त सिंधु रिवर्स के एरियाज में, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड था जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता था। तो ये भी कालिंगा भी बहुत फर्टाइल लैंड था। सो इट इज अ फर्टाइल लैंड situated between महानदी एंड गोदावरी। दूसरी बात, ये साउथ कोस्टल मतलब साउथ के रीजन में पड़ता था, मतलब कोस्टल एरिया में, ठीक है। और वहां से ये सीधे मतलब डायरेक्टली इसका रास्ता कहाँ खुलता था, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ओके, सो ये सी रूट्स को डायरेक्टली कर, ये पोर्ट एक टाइप से कह सकते हैं कि एज अ पोर्ट ये सिटी एक थी, ठीक है, पोर्ट सिटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी ये कंसिडर कर ली गई थी। तो पोर्ट सिटी मतलब ये लिंक करती थी सी रूट्स को, मतलब ये जगह बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बेस्ड थी। सो यानी सबसे पहली बात, ये फर्टाइल लैंड था जो कि महानदी और गोदावरी के बीच में सिचुएटेड था, कालिंगा। उसके बाद कंट्रोल द सी रूट्स ऑफ साउथ इंडियन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, अगर हम लोग मैप में देखें इसको, अगर एटलस के मैप में अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कालिंगा जो है ये सिटी है, ये कालिंगा ये प्लेस का नाम है। तो ये कालिंगा की ये जो रूट्स हैं ये कहाँ डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं, डायरेक्टली सी रूट से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और एंशियंट टाइम पे मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, सी रूट्स थे। लैंड उस टाइम पे डेवलप इतने नहीं हुए थे तो मेजर सी रूट्स थे। अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी भी आप उठाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में मैप दिया गया है, ठीक है, इसमें भी है। तो यानी ये सी रूट्स डायरेक्टली ये कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है, यही मेजर ट्रांसपोर्ट। तो ये एक्ट करता था ये प्लेस एज अ पोर्ट सिटी। ओके, सो बाय कैप्चरिंग कालिंगा अशोका वुड हैव कंट्रोल द मेजर सी रूट। और अगर उस टाइम पे सी रूट्स पे कब्जा हो गया यानी इसका मतलब ट्रेड पे कब्जा हो गया, यानी एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल वो होगा, एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो होगा वो जगह। समझ में आया? हमेशा 6 से लेकर 10 तक लोग पढ़े जा रहे हैं कि कालिंगा वॉर, लेकिन कालिंगा की इंपॉर्टेंस किसी को नहीं पता आज तक। तो यही है कालिंगा की इंपॉर्टेंस जो मैंने बताई कि मेन क्या थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी ज्यादा थी कि जैसे हम लोगों ने मैप में देखा कि मेजर सी रूट्स को कनेक्ट करते थे ये सिटी। ओके, यानी साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट, मतलब साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में, ये यहां से यहां पे साउथ ईस्ट एशिया जाएगा और यहां से पूरा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, यानी थाईलैंड कंबोडिया जितने भी मतलब उस टाइम पे स्टेट्स थे। ओके, इसलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके,
और इसके बाद सबको पता है कि कलिंगा जीत तो गए थे, लेकिन उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतने ज़्यादा लोग मारे गए, तो इसीलिए इन्होंने कहा ही रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ और रिनाउंस द किंगडम एंड inspired to live a life of an ascetic or a monk, okay, and to preach his dham, okay, dham policy. Now what is dham policy? We look into this. Dham. So dham, we can say it is more like a code of conduct. It is not like a religion. Most people believe that Ashoka introduced a new religion, but it is not a new religion. It is like a moral code of conduct, or we can say ethical code of conduct. Ethical code of conduct. Not a new religion. Okay. So in this model code of ethical code of conduct, Ashoka preach or Ashoka teach people to spread message of peace, harmony, and follow ahimsa, non-violence. So these are the principles, or we can say these are the codes, and these codes were much inspired from the Buddha's eightfold path. These code were taken from the Buddha's eightfold path. Okay. So Ashoka believed that just as father tries to teach his children, so it is his duty to teach the subjects to his children, means the people of his state. Okay, so he built various monasteries for this, and also he spread his messages, as we have told earlier, through inscriptions written in Prakrit language. Spread the message of peace. He has sent ambassadors to various countries like Greece, Syria, Asian countries also. Okay. एक और बात इसमें अपॉइंटेड है. He appointed Dham Mahamats. Okay. Now what are Dhamma Mahatmas? These are the officials whom Ashoka had appointed to spread his policy of Dham. Also, he had sent his daughter and son to Sri Lanka to preach the Dhamma policy and to spread the message of peace and ahimsa, non-violence, truth. Okay. So these we have studied about Ashoka. In class 6 up to this you will have to study only. इससे ज़्यादा अशोका के बारे में इतना भी पढ़ना नहीं है. एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग जरूर देख लेंगे. इन जनरल अशोका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मीन्स इन जनरल द मॉडर्न एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पढ़ ले रहे हैं. एक थोड़ा सा ब्रॉडली देते हैं. आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी में इतना नहीं लिखा है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट हैं आईसीएससी एंड सीबीएसई, उसमें थोड़ा सा लिखा होता है. ओके. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसीलिए अच्छा, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की कैपिटल सिटी तो आपको पता होगी कि वो पाटलिपुत्र है. ओके. मेगास्थनीज की इंडिका में इसका बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पाटलिपुत्र सिटी का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उसको. सो
अच्छा, मौर्यस के बाद अशोका के बारे में एक और चीज देख ले रहे हैं हम लोग कि आर्ट एंड आर्ट जो थी वहां की मौर्य अशोका के टाइम पे। ओके, सो अशोका हैड बिल्ट मेनी स्टूपास। एक और जो अचीवमेंट है अशोका की हम लोग कह सकते हैं, ही हैड बिल्ट मेनी स्टूपास। नाउ व्हाट आर स्टूपास? स्टूपास आर डोम शेप स्ट्रक्चर built by bricks. Okay, the most famous of them stupas, we can say, take the example of Sanchi stupa. Sanchi stupa is in Madhya Pradesh. Okay, so just like a dome shape, means गुंबद जैसा एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद he had built many monasteries, or we can say in this we say it is written viharas. अगर एनसीईआरटी में देखेंगे या अपने टेक्स्ट बुक्स में तो उसको विहारास डिनोट किया गया टर्म से। ही built many viharas. Now what are viharas? A resting place for Buddhist monk. Okay, it is a resting place for Buddhist monks. Also Ashoka had built many pillars also. One such pillar is the pillar at Varanasi. Okay, in that pillar you will find Ashoka's emblem, means 4 lions sitting back to back, and then the Ashoka chakra. That chakra we only use in our note. Okay, in our money. And the Ashoka and that emblem, it is also used as a national emblem. Okay, so हम लोग कह सकते हैं around 84,000, more than 84,000 stupas and viharas were built by Ashoka only. Okay, अब हम लोग मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। सो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थी? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, मीन्स द रूलर और द किंग was the chief justice, we can say, and the chief commander in armed forces also. He had to take major decisions and he was assisted by a council of ministers. उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आज भी कुछ मिलता जुलता है जो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करते हैं। अर्थशास्त्र में इसका डिटेल अकाउंट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भी है इंडिया में अगर देखा जाए, मीन्स द प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक ऑल इट्स डिसीजन एंड ऑल्सो ही इज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो सेम रूल जो है उस टाइम पे भी था, मतलब सेम एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे भी फॉलो होता था। ओके, सो मॉडर्न स्टेशन को देख ले अगर हम लोग तो कुछ पॉइंट इसके देखें। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, किंग वाज द चीफ, he was assisted by council of ministers and the functions of those council of ministers was to aid and advise the king and to take actions on important subjects also. Okay, now the modern administration, so as we know that it is centralized, but
it was somewhat decentralized also. Means the whole state was divided into many provinces. Okay. The state was divided into many provinces. And who ruled the provinces? Ruled by governor, or we can say princess, and that governor was appointed by the king only. Okay. So in total, I think there are 4 provinces. Okay. So in the Mauryan Empire, I think there are total of 4 provinces which are divided and was ruled by a governor, and that governor was appointed by the king only. Okay. Further, those provinces was divided into many districts. Okay. Further, those provinces were divided into, here I am writing, divided into districts. Okay. And that districts, okay, came under the rule of Pradeshikas. Okay. District was ruled by Pradeshikas. Pradeshikas कहा जाता था उनको, ठीक है. And they were Pradeshikas means assisted by Yuktas and Rajukas. Okay. मीन्स ऐसे समझते हैं, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी मीन्स एक स्टेट था, यानी मौर्यन एम्पायर था. मौर्यन एम्पायर 4 प्रोविंसेस में टोटल डिवाइडेड था, और 4 प्रोविंसेस के अंदर, मतलब 4 प्रोविंसेस को कौन रूल करता था? गवर्नर. ही वॉज अपॉइंटेड बाय किंग, एंड दैट प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. मीन्स इन वन प्रोविंसेस देयर वर मेनी डिस्ट्रिक्ट, एंड द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड Pradeshikas. The Pradeshikas was led by Yuktas and Rajukas. The main function of Yuktas and Rajukas was to maintain law and order and to collect the revenue also from the tax. Okay. Also, there were many villages, okay, in the modern administration, and the head of the village was called Gramini. Head of the village was called Gramini. Okay. So I think it is enough for class 6 level. मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा हम लोग को अभी नहीं देखना है. जब हम लोग क्लास 9 में आएंगे तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और क्लास 11 में हम लोग पूरी ही डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे. अभी आपका काम है सिर्फ जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी और वेरियस स्टेट टेक्स्ट बुक्स, सेंट्रल टेक्स्ट बुक्स, उसको आप अच्छे से स्टडी करें, उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ओके. ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? मेजर एग्रीकल्चर था, जो कि एंशियंट में मेजर ऑक्यूपेशन था, अभी भी यही है. उसके साथ साथ देयर वर मेनी क्राफ्ट्समैन एंड वर्क्समैन ऑल्सो, आर्टिशियंस वी कैन से, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियंस ऑल्सो. ओके. अशोका हैड बिल्ड मेनी गिल्ड्स ऑल्सो. ठीक है. उसके बाद टैक्सेशन. ओके. टैक्सेशन पढ़ते हैं, मीन्स रेवेन्यू. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा एम्पायर चल रहा था तो रेवेन्यू कहां से आया था? ठीक है. सो मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज, इतना बड़ा स्टेट चलाने के लिए इनकम चाहिए, तो इनकम कहां से आ रही थी? टैक्स से. टैक्स क्या था? लैंड रेवेन्यू. द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू. सो लैंड, व्हाट वाज लैंड रेवेन्यू? हाउ इट इज कलेक्टेड? इट इज 1/4 और 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. मतलब जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/4 या 1/6 लैंड रेवेन्यू में, यानी एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, और उसी टैक्स से पूरा एम्पायर चलेगा. आर्मीज की सैलरी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी प्रदेशिकास, राजुकास, युक्तास, इन सबको सैलरी इसी टैक्स से मिलेगी. ओके. सो नाउ मेजर क्वेश्चन, हाउ डिड द एम्पायर केम टू एन एंड? सी,
the Ashoka had already converted into Buddhism and had renounced the empire. Okay, so the successors of the Ashoka were very weak and incompetent ruler. Okay, so they could not handle such a large empire. Also, there were much corruption. Also, these head of the provinces means governor had done much of the corruption, and they had make the administration very much, you can say, flaw. ओके, उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था पूरा प्रोविंसेस जो है, और बहुत ही क्रुअल्टी से ये लोग रूल कर रहे थे प्रोविंसेस में, डिफरेंट प्रोविंसेस में। इसकी शिकायतें अशोका के पास भी आई थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लास्ट रूलर हम लोग देख लें। उसके बाद लास्ट रूलर जो थे बृहद्रथ, वही थे। ठीक है, तो लास्ट मौर्यन रूलर जो हम लोग के थे लास्ट मौर्यन रूलर was बृहद्रथ। ओके, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी है? उसके बाद आई शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, इट वॉज established by पुष्यमित्र शुंगा। ओके, who was पुष्यमित्र शुंगा? पुष्यमित्र शुंगा was the commander in chief of the Mauryan Empire only. He was the commander in chief of the Mauryan, we can say, of the army, commander in chief of the army of the Mauryan Empire. He had killed the ruler and taken over the dynasty, Mauryan dynasty. So in this way, the Mauryan dynasty came to an end. So Mauryan Empire was succeeded by पुष्यमित्र शुंगा। ओके, was the chief of the Mauryan army. He had killed Brihadarath. Okay, he had killed Brihadarath to take over the Mauryan Empire. So in this way, Mauryan Empire came to an end. और ये बहुत ही क्रूअल रूलर थे पुष्यमित्र शुंगा, मतलब बहुत ज्यादा मैसेकेर किया। मतलब हम लोग नाम लेते हैं, मतलब आजकल इतने ज्यादा डिस्कशंस होते हैं कि औरंगजेब बहुत ज्यादा बैरबैरिक थे, अकबर एंड बाबर, बट उससे पहले जिसने एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी अच्छे से, उनको मालूम होगा कि पुष्यमित्र शुंगा भी बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। मतलब मैसेकेर उन्होंने कोई कम नहीं किया था। तो इसलिए अब ये बात रहती कि नरेटिव्स कैसे सेट किए जाते हैं, कि सबको नाम ये मालूम है क्योंकि हॉट टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन इनका नाम किसी को नहीं मालूम। हम लोग इसके आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं, हम लोग फर्दर क्लास में 10th 11th में हम लोगों ने अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, शुंगा डायनेस्टी के बारे में, तब हम लोग को पता चलेगा। ओके, सो आई थिंक दिस वाज इनफ टुडे। इफ यू आर एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके।